तो चैप्टर 1 की स्टार्टिंग होती है एक धमाकेदार इंट्रोडक्शन के साथ। हाउस पैलेनबर्ग आर्मियन एम्पायर का सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल खानदान, और उस खानदान का वारिस है फर्नन पैलेनबर्ग, जो इंपीरियल एकेडमी के मैजिक स्कूल का एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी है। एक पावरफुल फैमिली, एक प्रेस्टिजियस एकेडमी और बेहिसाब पैसा। लेकिन फर्नन की एक और पहचान है, मनी मैनियक। ये बंदा पैसों का दीवाना है। उसकी ग्रिड इतनी ज़्यादा है कि लोग उसे मनी हाउंड कहकर बुलाते हैं। उसके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। दोस्ती, रिश्ते, इंसानियत सब बस सिर्फ प्रॉफिट के टर्म्स में एग्जिस्ट करती है उसके लिए। जनरली लोग उसे अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो सिर्फ पैसा देखता है, इंसान नहीं। फिर भी उसका दिन बिल्कुल वैसा ही चल रहा होता है जैसा हर दिन चलता है। फर्नन अपनी मर्चेंट गिल्ड की रिपोर्ट्स चेक कर रहा होता है जिसे उनका घराना ऑपरेट करता है, और उन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा होता है जो उसके स्टैंडर्ड्स पे खरे नहीं उतरते। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन जैसा कहते हैं ना, ट्रेजेडी कभी बता के नहीं आती। और तभी सीन शिफ्ट होता है। फर्नन अपने बटलर के साथ बिजनेस की बातें करते हुए कहीं जा रहा होता है। तभी वो बटलर से पूछता है वो कब काम करेगा जो उसकी सैलरी के लायक हो। बटलर रिप्लाई देता है, आपको नहीं लगता कि वो पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है? तभी फर्नन आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ, पहले से तो बेहतर है, लेकिन। और सडनली एक ब्राइट सनी डे पे, बिना किसी बारिश के, बिना किसी क्लाउड के, फर्नन पे लाइटनिंग गिरती है। और जब उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे फेड होने लगती है, तभी एक स्ट्रेंज सोल उसकी बॉडी में घुसने की कोशिश करता है। शिन शिफ्ट होता है फर्नन की कॉन्शियसनेस के अंदर, जहाँ एक स्ट्रेंज सोल उसकी माइंड में एंटर कर रही होती है। वो सोल कंफ्यूज्ड होकर कहता है, ये कौन सी जगह है? फर्नन पूछता है, तुम कौन हो? वो मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या मैं किसी को पजेस करने वाला हूँ? फर्नन हैरान होकर बोलता है, पजेस? क्या बकवास कर रहे हो? और फिर वो सोल फर्नन के सर पर हाथ रखता है ताकि उसकी कॉन्शियसनेस को मिटाकर उसकी बॉडी पूरी तरह से कंट्रोल में ले सके, उसकी सारी यादों के साथ। और जैसा कि हम काफ़ी ट्रांसमाइग्रेशन मानवा में देखते हैं, एमसी अपनी दुनिया में मर जाता है, फिर वो किसी नॉवेल या फैंटेसी वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हो जाता है, कभी हीरो के रूप में तो कभी किसी साइड कैरेक्टर के रूप में। और फिर वो फ्यूचर नॉलेज और इवेंट्स के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। ये भी कुछ वैसा ही है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये होती है कि फर्नन की कॉन्शियसनेस अभी भी जिंदा होती है, लाइटनिंग स्ट्रोक के बावजूद। वो रियलाइज करता है कि ये सोल उसकी बॉडी चुराने की कोशिश कर रहा है, और तभी फर्नन अपना बचा कुचा माना यूज करता है उस सोल पे अटैक करने के लिए। वो सोल हर्ट हो जाता है और हेल्प के लिए चिल्लाता है। ऑल्दो वो इजीली डिफीट हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कंप्लीटली वैनिश हो जाए, उसका एक हिस्सा फर्नन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। उसी मोमेंट में फर्नन के दिमाग में कुछ अजीब और अनफेमिलियर मेमोरीज फ्लड करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ फर्नन का बटलर उसे संभालते हुए चिल्लाता है, यंग मास्टर, क्या आप ठीक है? लेकिन फर्नन की आंखें एक स्ट्रेंज ग्लोइंग टेक्स्ट को देख रही होती है, द प्रोफेसीज ऑफ द वर्ल्ड्स एंड। वो प्रोफेसीज एक के बाद एक फ्लैश होने लगती है। दुनिया का अंत करीब आ रहा है। 72 डीमंस दोबारा उठेंगे और दुनिया में तबाही लेकर आएंगे। फाउंडिंग एम्परर का एक डिसेंडेंट, एंट आर्मियन, कुछ ऐसा करेगा। फर्नन पैलेनबर्ग, हाउस पैलेनबर्ग का ड्यूक टाइटल का वारिस, अपने ही घर से निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो उनके अगेंस्ट काम करेगा। उसका सारा पैसा छिन जाएगा और वो सड़क पर आ जाएगा। प्रोफेसीज एक ऐसे फ्यूचर की तरफ इशारा कर रही थी जो मौत से भी ज़्यादा खतरनाक था। फर्नन उन ग्लोइंग प्रोफेसीज को देखता है और मनी मन सोचता है, क्या मैं घर से निकाला जाऊंगा? मैं अपना सारा पैसा खो दूंगा? और फिर एक अनॉयड से स्माइल के साथ कहता है, ये कैसी बकवास फ्यूचर है। और उस दिन के बाद से फर्नन ने हर तरह की कोशिश की उस स्ट्रेंज सोल के बारे में पता लगाने के लिए। कौन थी वो स्ट्रेंज सोल? क्यों उसने उसकी बॉडी को पोजेस करने की कोशिश की? और क्यों उसने उसे वो अनजानी यादें दी? लेकिन एंड तक चाहे उसे कुछ समझ ना आया हो, एक बात तो वो पूरी तरह समझ गया था, जो प्रोफेसीज उसने देखी थी वो सच थी। वो 100% एक्यूरेट थी, या कम से कम अब तक तो थी। और इसी वजह से फर्नन ने उन प्रोफेसीज का यूज अपने फायदे और प्रॉफिट के लिए करना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी उसे वैसी खुशी नहीं मिल रही थी, क्योंकि अगर ये सारी प्रोफेसीज सच है तो इसका मतलब है कि उसका डाउनफॉल भी स्लोली उसकी तरफ बढ़ रहा है। इसलिए उसने डिसाइड किया, मुझे कंफर्म करना होगा कि ये सारी प्रोफेसीज
वाकई में सच भी है या नहीं। और तभी सीन शिफ्ट होता है। फर्नन अपनी क्लास खत्म करके अपने डॉर्म वापस आता है। वहाँ उसका बटलर उसे ग्रीट करता है और पूछता है, आपका लेसन कैसा था यंग मास्टर? जिस पर फर्नन कैजुअली बोलता है, जैसा हमेशा होता है। बटलर फिर पूछता है, क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? फर्नन कहता है, हाँ। और फिर वो न्यूज़पेपर उठाता है और मनी मन सोचता है, एकेडमी के बारे में कोई न्यूज़ है क्या? तभी बटलर फर्नन के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख पूछता है, यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं आजकल? तबीयत तो ठीक है ना? फर्नन बोलता है, मैं? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? बटलर कहता है, बस लगता है कि आजकल आपको ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हैं। फर्नन बटलर की तरफ देखते हुए कहता है, और ऐसा कब से लग रहा है? बटलर सोच के कहता है, ऑलमोस्ट आधा साल हो गया। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बस ब्लैंक हो जाते हो, जैसे कहीं खो गए हो। और कभी बिना सोचे समझे कोई इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हो, जबकि पहले तो आप हमेशा हर चीज़ को केयरफुली हैंडल करते थे। कहीं ये लाइटनिंग स्ट्राइक का साइड इफेक्ट तो नहीं? फर्नन कामली बोलता है, वो स्ट्रेंज डिसीजन ही तो मेरे लिए लकी साबित हुई है। और तभी उसकी नज़र न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल पे पड़ती है और उसके दिमाग में तुरंत आता है, एंट आर्मियन ये सच में एकेडमी ज्वाइन कर चुका है। उसी मोमेंट में बटलर पूछता है, यंग मास्टर, क्या आपके पास कोई और सोर्स है जो आपको पहले से ये बताता है? लेकिन फर्नन जल्दी से वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे थोड़ी देर के लिए साउथ जाना होगा। बटलर अपने हाथ में कॉफ़ी कप पकड़े कंफ्यूज्ड होता है और मनी मन सोचता है, और आपकी कॉफ़ी का क्या? और तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें बताया जाता है इंपीरियल एकेडमी एम्पायर के अंदर एक आइलैंड पे बनी है जिसका नाम है बार्डियन। इस आइलैंड का ज़्यादातर एनवायरनमेंट मैजिकली क्रिएट किया गया है। आइलैंड का साउदर्न पार्ट पूरा का पूरा एक वेटलैंड है। फर्नन उसी प्रोफेसी वाली जगह जा रहा होता है और मनी मन सोचता है, वहीं जाके पता चलेगा कि ये प्रोफेसी सच है या नहीं। और फिर उसके दिमाग में गुजरने लगती है वो 3 फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ जो प्रोफेसी ने उसके जहन में डाल दी थी। पहला, एक फ्यूचर जहां उसे अपने ही परिवार से निकाल दिया जाता है। दूसरा, जहां वो बिल्कुल बेरोजगार और टूट चुका होता है। और तीसरा, जहां वो सड़कों पे आवारा होमलेस बनकर घूम रहा होता है। लेकिन फिर वो खुद ही कंफ्यूज होकर कहता है, नहीं नहीं, एक मिनट, दोबारा सही से। सबसे पहले वो फ्यूचर जहां वो एक होमलेस आदमी बन जाता है। दूसरा, जहां 1000 साल पहले किंग कोलोमो ने जो 72 डीमन समन किए थे वो दोबारा दुनिया में लौट आता है। और तीसरा, जहां एंट आर्मियन उन डीमन से दुनिया को बचाता है। एंट आर्मियन एम्पायर में हर कोई जानता है उसे। वो है फाउंडिंग एम्परर कार्लिनोस आर्मियन का एक डिसेंडेंट। हाउस आर्मियन ने आसपास के 5 किंगडम्स के साथ मिलकर आर्मियन एम्पायर एस्टैब्लिश किया था। 1000 साल बीत चुके हैं और उनका पावर अब सिर्फ एक याद बन चुका है। लेकिन प्रोफेसी में बार बार एक ही नाम घूमता है, एंट आर्मियन। एंट ने एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम्स कंप्लीट करने के बाद घर लौटने की बजाय सीधा साउथ के वेटलैंड की तरफ निकल गया, क्योंकि उसका एम है वो मैप ढूंढना जो फाउंडिंग एम्परर ने छोड़ा था। और क्योंकि जो भी चीज़ें एंट के आसपास एकेडमी ज्वाइन करने के बाद होती है वो एक नोवेल की तरह प्रोफेसी में पूरी डिटेल में लिखी हुई है, तो अगर एंट उसी तरह बिहेव करता है जैसा प्रोफेसी में लिखा है तो इसका मतलब सारी प्रोफेसी सच है। तो एंट सिर्फ प्रोफेसी का मेन कैरेक्टर ही नहीं बल्कि वो उस भयंकर फ्यूचर से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है जो मेरे लिए लिखा गया है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि मुझे अब तक ये नहीं पता कि एंट मुझसे नफरत क्यों करने लगता है। मैं प्रोफेसी का हर पार्ट नहीं पढ़ पाता, कुछ पार्ट्स ब्लर होते हैं, इसलिए सिर्फ एक जनरल फ्लो समझ आता है। डिटेल्ड रिलेशनशिप्स और एग्जैक्ट रीज़न क्लियर नहीं होते। और फिर फर्नन उस प्रोफेसी वाली जगह पहुंचता है और मनी मन सोच रहा होता है, जो ऑफिशियल रीज़न दिया गया है वो ये है कि मैंने डीमन के साथ मिलके कुछ किया था, पर यह बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। मैं डीमंस के साथ? सीरियसली? फिर वो आसपास देखते हुए कहता है, उसे यहीं कहीं होना चाहिए। और फिर उसके दिमाग में एक और थॉट आता है, एंट इस वेटलैंड में एक हिडन डंजन ढूंढ रहा है, क्योंकि फाउंडिंग एम्परर ने वहीं एक तलवार छोड़ी थी जिसमें एम्पायर के पहले रॉयल नाइट गार्डनर एल्फन पार्सन का ईगो सील किया गया था। अगर प्रोफेसी सच है तो एंट ही है जो इस दुनिया को बचाने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। वाकई क्या हीरो है। और फिर वो एक सिनिस्टर स्माइल के साथ कहता है, अगर उसका रोल इतना इम्पोर्टेंट ना होता तो मैं उसे मार ही देता। किस हक से उस डैश ने मुझे बेरोजगार बना दिया?
और तभी उसे खून की स्मेल आती है, जिससे वो चौंक कर उस तरफ देखता है। वहाँ एक पौधे के पत्तों पर ब्लड स्टेन्स लगा होता है। वो मनी मन सोचता है, याद आया, प्रोफेसी में लिखा था कि वो डंजन के रास्ते में एक क्रोकर से इंजर्ड हो जाएगा। मेक सेंस, हीरो बनने वाला है पर अभी तो यंग ही है। फिर वो उन ब्लड स्टेन्स को फॉलो करता हुआ एक हिडन डंजन एंट्रेंस तक पहुंच जाता है और मनी मन कहता है, लगता है उसके लिए एक एपेक्स प्रीडेटर जैसे क्रोकर से निपटना थोड़ा ज्यादा था। फिर वो उस डंजन एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या यही है वो हिडन डंजन का एंट्रेंस? प्रोफेसिस अब तक तो बिल्कुल सही जा रही है। तभी वो इंजर्ड एंट को देखकर चौंक जाता है। ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं मैं जल्दी तो नहीं आ गया? चलो ऐसे बिहेव करता हूँ जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। और फिर कैजुअली कहता है, एंट आर्मियन, नए स्टूडेंट्स का यहाँ आना मना है। एंट थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या आप मुझे जानते हो? फर्नन स्माइल करते हुए कहता है, एम्पायर में ऐसा कौन है जो तुम्हें नहीं जानता? एंट थोड़ा घबरा जाता है, एक्सक्यूज मी, लेकिन आप कौन हैं? फर्नन अपना नाम बताता है, जो सुनते ही एंट चौंक कर कहता है, फर्नन, फर्नन पैलेनबर्ग। फर्नन थोड़ा कोल्डली कहता है, क्या तुम सारे सीनियर से इतनी ही कैजुअली बात करते हो? याद रहे, मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ। एंट तुरंत कहता है, राइट, मिस्टर पैलेनबर्ग। और फिर फर्नन थोड़ा डम प्ले करता हुआ कहता है, तुम्हें तो चोट लगी है, क्या किसी लिजर्ड मैन से टकराव हुआ था? एंट जवाब देता है, नहीं, एक क्रोकर था। फर्नन हैरानी से कहता है, क्रोकर? वो तो काफी रेयर होते हैं, लगता है तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। फिर वो एक हाई ग्रेड पोशन एंट की तरफ फेंकते हुए कहता है, ये एक टॉप ग्रेड पोशन है, 10 लो ग्रेड पोशन से बेटर काम करेगा। एंट उस पोशन को कैच करते हुए शॉक में कहता है, एक टॉप ग्रेड पोशन? फर्नन, मैं। लेकिन फर्नन बीच में ही रोकते हुए कहता है, मिस्टर पैलेनबर्ग कहो। एंड थोड़ा एम्बैरेस्ड होके कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है। फर्नन कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। और फिर एक हल्की स्माइल देते हुए कहता है, तुम्हारी फैमिली के पास अब पहले जैसी पावर नहीं रही, लेकिन तुम में फाउंडिंग एम्परर का खून है, तो मुझे लगता है तुम एक अच्छे आदमी बनोगे। समझो ये एक इन्वेस्टमेंट है। ये सुनते ही एंट मनी मन सोचता है, फर्नन पैलेनबर्ग, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा जैसा लोग इनके बारे में कहते हैं, मनी मैनियाक। शायद जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छे इंसान है। और फिर वो फर्नन को थैंक यू कहता है। ये सुनकर फर्नन एक फेक स्माइल के साथ मनी मन सोचता है, तुझे पता भी है वो पोशन कितना महंगा था? अगर प्रोफेसी ना होती तो। और फिर वो एक ओल्ड मैन की तरह कहता है, तुम लकी हो, समझे? हमारे ज़माने में अगर कोई स्टूडेंट ट्रेस पास करते हुए पाया जाता तो सबको पनिशमेंट मिलती थी। मैं तो तुमसे अच्छा बिहेव कर रहा हूँ। जो सुन एंट थोड़ा कंफ्यूज्ड सा कहता है, ओके मिस्टर पैलेनबर्ग। और फिर फर्नन वहाँ से जाते हुए कहता है, ऑल राइट, मिलते हैं फिर। एंट रेस्पेक्टफुली हेड बो करते हुए कहता है, थैंक यू, मैं इसका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। लेकिन फर्नन वहाँ से जाने के बजाय पास के एक कोने में छुपकर उस पर नजर रखता है। वो देखता है कि एंट उसका दिया हुआ हाई ग्रेड पोशन पीता है। और फर्नन मनी मन रोना शुरू कर देता है। कितना महंगा था ये, लेकिन क्या करे, प्रोफेसी के चक्कर में फंस गया। और वहीं एंट उस पोशन को पीकर डंजन के भीतर चला जाता है। कुछ देर बाद फर्नन भी चुपके से उसके पीछे से डंजन में घुस जाता है। वो उस डंजन के भीतर आके कहता है, मुझे डाउट था, लेकिन सच में ये एक डंजन है। जब मैं आया तो कुछ ट्रिगर नहीं हुआ, मतलब एंट ने इसे क्लियर कर लिया होगा। फिर वो डंजन वॉल्स पे लगे ग्लोइंग लैंप्स को देखता है और उनमें से एक लैंप उठाते हुए कहता है, लेकिन इतनी सारी मैजिक लैंटर्न्स के होने के बाद भी कोई माना ट्रेस फील क्यों नहीं हो रहा? ओह, ये अपने आसपास के माना को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये तो एक परमानेंट मैजिक लैंटर्न है। उसने इन्हें यहाँ छोड़ दिया? क्या उसे नहीं पता कि ये कितनी वैल्यूबल आइटम है? काफ़ी नेवर स्टूपिड लगता है, बिल्कुल ही अलग उस प्रोफेसी के हीरो से। और फिर थोड़ा सीरियस होकर सोचता है, क्या वाकई उसके हाथों में फ्यूचर सेफ भी है? और फिर उसे प्रोफेसी याद आती है। प्रोफेसी के मुताबिक एंट इंजर्ड था जब डंजन में आया। एंट्रेंस से गिरने की वजह से वो पूरी तरह मेस हो गया था। ग्रंट्स उसे रोक रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। उसके पास जितने पोशन थे सब पी गया, लेकिन चोट इतनी गहरी थी कि लो क्वालिटी पोशन ने काम नहीं किया। फिर भी वो रुका नहीं। उसका इंट्यूशन उसे खींचता रहा एक अल्टर की तरफ। वहाँ एक सोर्ड थी, एक ऐसी लॉन्ग सोर्ड जो दिखती तो सिंपल थी, लेकिन उससे आंखें हटाना मुश्किल थी।
वो तलवार उसके माइंड को नहीं, उसकी सोल को बुला रही थी। जब एंट ने तलवार पकड़ी, एक तेज रोशनी ने अंधेरे चैम्बर को रोशन कर दिया। जब उसने आंखें खोली, वो डंजन में नहीं बल्कि इंपीरियल एकेडमी के एक एली में था। और अब फर्नन भी उस अल्टर तक पहुंच जाता है। वहां सोर्ड नहीं होती। वो सोचता है, ट्रेस तो बहुत फेंट है, लेकिन अभी भी मैजिक का निशान है। ये वही जगह है जहां सोर्ड रही होगी। एंट बिना कोई ट्रेस छोड़े डिसअपियर हो गया। और फिर थोड़ा इरिटेट होकर मनी मन बोलता है, ये सब दिखाता है कि प्रोफेसी सच है, और इसका मतलब मेरी प्रोफेसी भी सच होगी। मैं तो बर्बाद होने वाला हूँ। और फिर उसकी आंखों के सामने एक विजन फ्लैश हो रही होती है। वो एंट के सामने घुटनों पे है, और एंट उसे एक्सपल्शन पेपर देते हुए कहता है, हाउस पैलेनबर्ग के पैट्रियार्क ने जो कुछ भी तुम्हें दिया था, या तुमने पैलेनबर्ग के नाम पे जो कुछ कमाया था, अब कुछ भी तुम्हारा नहीं रहा। एक भी चीज नहीं। दोबारा मेरे सामने मत आना। एक्चुअली किसी के सामने भी मत आना। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दया होगी। ये फ्यूचर इमेजिन करते हुए फर्नन गुस्से में कहता है, क्या ही बेकार फ्यूचर है यार। और इसी के साथ चैप्टर 1 का अंत होता है। तो चैप्टर 2 की शुरुआत फर्नन के ऑफिस से होती है, जहां वो एंट आर्मियन के बारे में सोच रहा होता है। एंट आर्मियन, वो प्रोटैगनिस्ट जिसे बुक ऑफ प्रोफेसी ने एक्नॉलेज किया है, एक ऐसा हीरो जो इस दुनिया को डीमन से बचाएगा, और वही इंसान जिसकी वजह से मेरा डाउनफॉल होने वाला है। लेकिन सच कहूँ तो एंट अभी राइजिंग स्टार है। मुझे तुरंत जाकर उसके सामने लॉयल डॉग की तरह दुम हिलानी चाहिए। लेकिन प्रोफेसी वाले एंट की पर्सनैलिटी मेरी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग है। वो उन लोगों में से है जो ऑनर को पैसों से ऊपर रखता है, और अगर मैंने बिना सोचे समझे अप्रोच किया तो उल्टा इफेक्ट हो सकता है। मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि वो क्या कहेगा, एक बेशरम इंसान जो मुझे पैसों से खरीदने आया है, मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। तो फिर ऐसी पर्सनैलिटी वाले बंदे को अप्रोच कैसे करूं? ये सोचकर फर्नन फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है और बोल पड़ता है, ये तो काफ़ी टफ है। तभी उसका बटलर हाइड एंटर करता है और पूछता है, क्या टफ है यंग मास्टर? फर्नन थोड़ा ट्विस्टेड एग्जाम्पल देता है। हाइड, सोचो एक मर्चेंट गिल्ड है जो हर बार इन्वेस्टमेंट पे ग्रो करती है, तो तुम क्या करोगे? हाइड बिना सोचे जवाब देता है, सीधा इन्वेस्ट करूंगा बिना किसी डाउट के। फिर फर्नन एक और सवाल पूछता है, और अगर उस मर्चेंट गिल्ड का स्टाइल तुम्हारे स्टाइल से मैच ना करे तो? हाइड एक स्माइल के साथ कहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप ही तो कहते हो ना यंग मास्टर, पैसा किसी भी स्टाइल से मैच हो जाता है। यह सुनकर फर्नन की दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो मनी मन सोचता है, हाइड बिल्कुल सही कह रहा है। ये डीमंस और वर्ल्ड एंडिंग प्रोफेसी वाली बातों से ध्यान हटाना पड़ेगा। असल बात तो सिंपल है, इन्वेस्ट करो, रिस्क उठाओ और बड़ा प्रॉफिट कमाओ। पर्सनैलिटी डिफरेंस जैसी इशूज प्रॉफिट के सामने छोटी बातें हैं। लेकिन मुझे एंट के बारे में थोड़ा और स्पेसिफिक इन्फो चाहिए। और फिर वो अपनी कोट उठाते हुए कहता है, चलो अभी जाके मिलता हूँ उससे। हाइड सरप्राइज होके पूछता है, किससे मिलने जा रहे हैं? आपके गेस्ट अभी बस आने ही वाले हैं। लेकिन फर्नन बिना कुछ और बोले जल्दी से कोट पहन के निकल जाता है। ये देख हाइड थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड साई करते हुए मनी मन सोचता है, कल भी बिना बताए गायब हो गए थे और अब फिर से वही कर रहे हैं। और फिर हमें बताया जाता है एकेडमी में डॉम से एंट्रेंस एग्जाम के रैंकिंग के बेसिस पे असाइन होते हैं। रैंक 1 से 10 टॉप डॉर्म रेविडेस हॉल, रैंक 11 से 30 ब्लेस हॉल, और बचे हुए यानी रैंक 31 के नीचे उनका ठिकाना बन जाता है बॉटम टियर डॉम डेवेस हॉल। और फिर शिन शिफ्ट होता है एंट के डॉम में, जहाँ एंट एक बुक पढ़ रहा होता है। तभी उसकी सोट के अंदर सील्ड ईगो यानी गार्डनर एल्फेन पार्सन गुस्से में फट पड़ता है। डेवेस हॉल? आर्मियन का डिसेंडेंट आर्मियन एकेडमी में, और वो भी डेवेस हॉल में रह रहा है, ना कि ब्लेस या रेविडोस में। अनबिलीवेबल। अगर लेट एम्परर जिंदा होते तो कब का कब्र से उठकर इन सबको डीमंस की तरह गला दबा चुके होते। जिस पर एंट कामली एक स्माइल के साथ कहता है, अचानक ये डीमंस का टॉपिक क्यों छेड़ दिया? ईगो भड़कते हुए कहता है, क्योंकि अगर डीमंस ने इंटरफेयर ना किया होता तो आज ये सब नहीं होता। एंट कहता है, क्या ही कर सकते हैं, मैं ही वीक निकला इसलिए डेवेस हॉल में आया हूँ। ईगो और भी गुस्से में बोलता है, आर्मियन का एक डिसेंडेंट वीक कैसे हो सकता है? यह बात तो किसी तरह से भी डाइजेस्ट नहीं हो रही। एंट शांत दिमाग से बुक से नजर हटाए बिना बोलता है, ऑनेस्टली इसमें कुछ फॉल्ट पहले एम्परर का भी था। ईगो स्टंट होके बोलता है, व्हाट? एंट कामली एक्सप्लेन करता है, सोचो, उन्होंने इंपीरियल सक्सेशन सिस्टम को ही खत्म कर दिया और उसकी जगह एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया।
7 इलेक्टर हाउसेस, जिसमें से किसी को भी एम्परर चुना जा सकता है। वो 7 हाउसेस थे आर्मियन, पैलेनबर्ग, स्क्वावेन, ड्रैगन ऑर्डर, फ्रीडियन, बैंड्रक और एल्ट्रियक। और उसके बाद आर्मियन हाउस ने अपनी ज़मीन और एसेट्स का मेजर हिस्सा एम्पायर को डोनेट कर दिया। लगभग 100 साल से थ्रोन किसी और हाउस को मिलता आया है। जो लैंड डोनेट कर दिया गया वो अब ऑफिशियली आर्मियन का नहीं रहा। स्टेटस गिरता गया और हमारी सीक्रेट सोर्ड टेक्निक्स भी धीरे धीरे खो गई। मैं भी एक प्रिंस इलेक्टर हूँ, लेकिन प्रॉपर सोर्ट्समैनशिप ट्रेनिंग तक नहीं ले पाया। जो सुन ईगो थोड़ा सॉफ्ट होके बोलता है, फिर भी तुम में टैलेंट है एंट, मैं पूरी तरह तुम्हें सपोर्ट करूंगा आर्मियन की लॉस्ट ग्लोरी को वापस लाने के लिए। शायद लेट एम्परर ने यही फोर्सी किया था, इसलिए मुझे इस सोर्ड में सील किया गया तुम्हारी मदद के लिए। तभी डोर के बाहर से एक आवाज़ सुनाई देती है, एंट आर्मियन, क्या तुम अंदर हो? ईगो तुरंत पूछता है, कोई आने वाला था क्या? एंट जोर से पूछता है, कौन हो तुम? उस आवाज़ का जवाब आता है, तुम्हारा सीनियर। एंट डोर खोलते हुए मन ही मन सोचता है, सीनियर? कहीं वो फर्नन तो नहीं? और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वहाँ फर्नन एक डैशिंग लुक के साथ कहता है, बिजी तो नहीं हो? एंट रिप्लाई करता है, नहीं, अभी कुछ अर्जेंट तो नहीं है। फर्नन सीधे पॉइंट पर आता है, तो फिर मुझे तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए। यह जगह थोड़ी ज़्यादा पब्लिक है, चलो कहीं शांत जगह चलते हैं। एंट एक हल्के से स्माइल के साथ कहता है, अभी? ठीक है, 10 मिनट दीजिए, रेडी हो जाता हूँ। और ये सुनते ही फर्नन अपने पुराने ज़माने के ड्रामा मोड में चला जाता है। अपने अलमाइटी सीनियर को 10 मिनट तक वेट कराओगे? हमारे ज़माने में तो अगर सीनियर बुलाते थे तो नींद में भी अंडरवेयर में भाग के आ जाते थे। आजकल के नए लोग कितने सॉफ्ट हो गए हैं। जिस पे एंट उसे रुकते हुए कहता है, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। फर्नन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, छोटे हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, मैं डॉम के बाहर इंतजार कर रहा हूँ। और जैसे ही एंट दरवाजा बंद करता है उसके पीछे छिपा ईगो गुस्से में बोल पड़ता है, ये कौन सा एंशिएंट बूमर है? एंट रेडी होते हुए कामली कहता है, वो फर्नन पैलेनबर्ग है, हाउस पैलेनबर्ग का सबसे बड़ा वारिस। ईगो अनॉयड होकर कहता है, पैलेनबर्ग? वो नया पैसा वाला खानदान? सिर्फ पैसा ही तो है उनके पास। रॉयल डिसेंडेंट को बुलाने का हक किसने दिया उन्हें? क्या दुनिया का अंत करीब आ गया है? एंट भी थोड़ा कंफ्यूज्ड सोचता है, वैसे इन्हें चाहिए क्या? क्या पोषण का पैसा लेने आए हैं? पर उन्होंने तो क्लियरली कहा था कि वो एक इन्वेस्टमेंट था। और तभी सीन शिफ्ट होता है एक फैंसी रेस्टोरेंट में जहाँ दोनों बैठे होते हैं। फर्नन एंट से कैजुअली पूछता है, तुम तलवार ले आए हो? एंट थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर कहता है, ओह वो तो बस तलवार हाथ में हो तो थोड़ा ज़्यादा पीसफुल फील होता है, कोई और मतलब नहीं है इस बात का, सच में। फर्नन अंडरस्टैंडिंग टोन में कहता है, आई गेट इट। ज़्यादातर नाइट्स अपनी सोच से कभी जुदा नहीं होते, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, ये वही सोर्ड है ना जिसमें गार्डनर एल्फेन पार्सन का ईगो सील्ड है? एंट एक हल्के स्माइल के साथ फाइनली पूछता है, तो सीनियर, मिलने का रीज़न क्या है? फर्नन कैजुअली बोलता है, कुछ खास नहीं, सोचा एक साथ डिनर करें। एंट हैरानी से रिपीट करता है, डिनर? जिस पर फर्नन कैजुअली कहता है, हाँ, जो मर्जी ऑर्डर करो, मेरी ट्रीट है। एंट पोलाइटली मना करता है, नहीं, इट्स फाइन, रियली, वैसे भी ये जगह काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही है। फर्नन फिर से अपने क्लासिक सीनियर टोन में बोल पड़ता है, सीनियर का ट्रीट मना नहीं करते हमारे ज़माने में। इससे पहले कि वो फिर से शुरू हो जाए एंड तुरंत बोल पड़ता है, ओके ओके, मेन्यू देख रहा हूँ अभी। और फिर दोनों मेन्यू देखने लगते हैं। फर्नन एंट को घूरते हुए मन ही मन सोच रहा होता है, ये तो इतना सॉफ्ट और शांत लगता है, फिर ये कैसे मुझे क्लीन स्वीप कर जाएगा? जितना सोचता हूँ उतना ही इरिटेशन बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एंट मेन्यू देखकर सोच रहा होता है, ये सब तो कितने महंगे हैं यार। तभी फर्नन पूछता है, एंट, तुम्हारा कोई गोल है? मतलब एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद क्या करना चाहते हो? एंट कहता है, मुझे माफ़ कीजिए, मैं कुछ समझा नहीं। फर्नन एक्सप्लेन करता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ नेटवर्क बनाने आते हैं, लेकिन तुम्हारा हाउस तो हमेशा सोशल गैदरिंग अवॉइड करता रहा है। यह कहकर कि हाउस आर्मियन को रिवील्ड करना है, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि तुम उस बैकग्राउंड से होकर भी यहाँ आए। एंट कहता है, मुझे लोगों का ये फॉलन रॉयल जैसा देखना पसंद नहीं, नाम के लिए ही सही, पर आर्मियन तो अभी भी रॉयल्टी ही है। इसलिए मैं एक रॉयल नाइट बनूंगा और अपने हाउस का ऑनर वापस लाऊंगा। फर्नन मनी मन सोचता है, जब अपने सपने के बारे में बात करता है तो उसकी आंखों की लुक ही बदल जाती है। स्ट्रॉन्ग विल है, क्लियर एम्बिशन है
और अपने लाइनेज पे जेन्युइनली प्राउड है। जितना सॉफ्ट दिखता है उतना है नहीं। और फिर फर्नन इसी तरह कैजुअल क्वेश्चंस के थ्रू उसके बारे में इन्फो गैदर करता रहता है। और फिर शिन कट होता है। फर्नन अपने डॉम में होता है। वहाँ वो सारी इन्फो को एक जगह जोड़कर एंट आर्मियन का स्टॉक एनालिसिस कर रहा होता है। और फिर वो मनी मन कहता है, अब मुझे थोड़ा आइडिया लग गया है कि एंट आर्मियन किस टाइप का बंदा है। पहले सोचा था मूड के हिसाब से स्पॉन्सरशिप ऑफर कर दूंगा, पर अच्छा हुआ रुक गया। अगर तुरंत पैसा थमा दिया होता तो उसका प्राइड हर्ट हो जाता। एंट आर्मियन का स्टॉक एनालिसिस कुछ इस तरह उसने किया होता है। अपने परिवार पर बहुत ज़्यादा गर्व है, खुद पर भरपूर कॉन्फिडेंस है, ऑनर को पैसों से ज़्यादा वैल्यू देता है। अभी के लिए लोगों की नज़र में कम आंका गया है, लेकिन असली हिडन जेम है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। अगर दुनिया खत्म भी हो रही हो तो ये तो टॉप प्रायोरिटी पिक होगा पोर्टफोलियो में। फर्नन सोचता है, ऐसी पर्सनैलिटी के साथ सॉफ्ट अप्रोच काम करता है। सबटल पुश पुल, नो ओवरकिल। अभी मुझे धीरे धीरे उसकी लाइफ में घुसना है और बड़े ही ध्यान से ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। और एक ऐसा वक्त जरूर आएगा जब उसे मेरी ज़रूरत होगी। और फिर एक सिनिस्टर स्माइल के साथ कहता है, और तब हुक, लाइन, सिंकर, एक मेगा कैच। उसे अपना अलाई बनाऊंगा और उसे अच्छे से कैश इन करूंगा। और फिर वो इविल लाफ करता है। तभी बटलर हाइड एंटर करके कहता है, यंग मास्टर, आप वापस आ गए? कहाँ गए थे आप? फर्नन कैजुअली कहता है, बस किसी जान पहचान वाले से मिलने गया था। जिस पर बटलर पूछता है, बाय एनी चांस क्या आप बरसेफ से मिलने गए थे? फर्नन कंफ्यूज होकर कहता है, बरसेफ? अचानक उसका नाम क्यों ले रहे हो? बटलर कहता है, लियोना बरसेफ, आज उन्हें उधार के बारे में बात करने आना था। फर्नन कैजुअली कहता है, ओह, आज ही था क्या? बटलर थोड़ा अफसोस के साथ कहता है, अगर पता होता कि आप लेट होंगे तो मैं उन्हें वापस भेज देता। सोचा आप जल्दी आ जाएंगे इसलिए उन्हें रुकने को कह दिया। और वो 3 घंटे इंतजार करके चली गई। बरसेफ को लगा होगा आपने जान के उन्हें अवॉइड किया, डिस्करेज करने के लिए। फर्नन कैजुअली बिना गिल्ट के कहता है, और अगर वो डिस्करेज हो भी गए हो तो और भी अच्छा है। मैंने बहुत एफर्ट डाला है बरसेफ को बांधने में, प्रेशर बना रहना चाहिए। तभी अचानक उसके सर में एक तेज दर्द होता है और वो करा उठता है। बटलर घबरा के कहता है, यंग मास्टर, क्या आप ठीक तो है ना? फर्नन अपना सर पकड़ के कहता है, इट्स नथिंग, बस अचानक सर दर्द करने लगा। लेकिन उसी वक्त उसके दिमाग में वो प्रोफेसीज दिखती हैं जो पहले ब्लड थी। वो शॉक्ड होकर मनी मन कहता है, ये क्या प्रोफेसी? और ये वही पार्ट है जो मैं पहले पढ़ नहीं पाया था, और ये अब अचानक कैसे दिखने लगी? प्रोफेसी कुछ इस तरह होती है, बादलों जैसे उड़ते हुए ब्राउन बाल और आंखें एक्वामरीन जैसे गहरी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी तलवार सबसे ज्यादा खूबसूरत, शानदार, जिंदा और प्रीसियस थी। चांदनी रात में उसकी तलवार का डांस देख एंट मोहित हो गया था। उस लड़की में रॉयल नाइट बनने की पूरी क्षमता थी, लेकिन उसके दिल में एक अंधेरा था। अगर उसके पैरों की बेरियां टूटती तो वो आज़ाद उड़ जाती अपने पंख फैला के। वो बेरियां, मैं उसे हाउस पैलेनबर्ग से आज़ाद करना चाहता था। और उस प्रोफेसी को देख फर्नन मनी मन सोचता है, लियोना बरसेफ, क्या इसी वजह से एंट ने मुझसे नफरत करना शुरू किया? और फिर एक सिनिस्टर स्माइल के साथ कहता है, एफ। लेकिन बटलर को गलत फहमी हो जाती है कि यंग मास्टर उसे कह रहे हैं। बटलर कंफ्यूज्ड। फर्नन तुरंत क्लैरिफाई करता है, वो मैं तुमसे नहीं कह रहा था, रिलैक्स। और इसी ऑकवर्ड और कंफ्यूजिंग मोमेंट पर चैप्टर 2 का अंत होता है। तो चैप्टर 3 की शुरुआत लियोना को दिखाते हुए होती है, जो एक रेस्टोरेंट में फर्नन का इंतजार कर रही होती है। वो वेट करते हुए मनी मन सोच रही होती है, फर्नन पैलेनबर्ग, कल मुझे जानबूझकर इग्नोर करने के बाद आज फिर से बुला लिया। मैं ही पागल हूँ जो ये डेट के प्रेशर में उसके पीछे भाग रही हूँ। क्या ये मुझे कंप्लीटली क्रश कर देना चाहता है? तभी फर्नन भी उसी रेस्टोरेंट में एंटर करता है और दूर से ही लियोना को देख के सोच रहा होता है। पीछे से देखकर ही लग रहा है कि कितनी ज़्यादा अनॉयड है। हाउस बरसेफ एक ज़माने में एम्पायर के नॉर्दर्न फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करते थे। वो हेरिडेटरी बॉर्डर ड्यूक्स थे, 7 इलेक्ट्रोड हाउसेस में से एक। लेकिन एक मैसिव मॉन्स्टर वेव ने उनका पूरा रीजन बर्बाद कर दिया और उनकी लेगेसी भी उसी के साथ गिर गई। रिबिल्ड करने के लिए लियोना को अपना सब कुछ बेचना पड़ा, ऑफिशियल डीड्स तक बेच डाले, और इवन गोल्डन बुल, वो रॉयल डॉक्यूमेंट जो उनका इलेक्टोरल राइट्स प्रूव करते थे। फिर भी वो काफ़ी नहीं थे। उस वक्त जिसने बरसेफ हाउस की तरफ हाथ बढ़ाया वो थे मेरे फादर, ड्यूक इवॉन पैलेनबर्ग। क्या उन्हें उनके प्रति कोई सिंपैथी थी?
बिल्कुल नहीं। हाउस पैलेनबर्ग, जिसमें मैजिक में तो टैलेंट था लेकिन सोर्ट्समैनशिप में कमी थी, वो बरसेफ की सीक्रेट सोर्ड टेक्निक को हासिल करना चाहते थे और बरसेफ की ट्रेजेडी ने उन्हें वो परफेक्ट मौका भी दे दिया। पैलेनबर्ग ने बाकी नॉवेल्स को बरसेफ को सपोर्ट करने से रोक दिया और फाइनली बरसेफ को एक बड़ा फॉरेन लोन लेना पड़ा हाउस पैलेनबर्ग से। इस तरह उन्होंने अपनी एक्सटिंक्शन को तो अवॉइड कर लिया, लेकिन इंटरेस्ट के बोझ ने उन्हें हर साल और नीचे धकेल दिया। अगर मैं थोड़ा और प्रेशर डालता तो वो लोग अपनी सीक्रेट सोर्ड आर्ट्स भी दे देते। लेकिन अब ल्यूना बरसेफ बनने वाली है एंट की फ्यूचर लवर। और फिर फर्नन ल्यूना बरसेफ की वे स्टॉक एनालिसिस करता है। कर्ज में डूबी हुई रॉयल नाइट्स बनने की पोटेंशियल रखती है। एंट आर्मियन की फ्यूचर लवर स्टॉक डायरेक्टली एंट आर्मियन से कनेक्टेड है। और फिर वो एंट के बारे में सोचते हुए मनी मन कहता है अपने हाउस को दोबारा उठाएगा, दुनिया को बचाएगा और प्यार में पड़ेगा। एंट वो सब कुछ कर रहा है जो उसका मन है। हाँ, सीक्रेट सोर्ड टेक्निक को भूल जाओ। अगर ल्यूना एंट से कनेक्टेड है तो मुझे कम से कम ये इंश्योर करना चाहिए कि वो मुझसे नफरत ना करे। और इतना सोचकर फर्नन उसके पास जाके कैजुअली कहता है ल्यूना बरसेफ, तुम ऑलरेडी डिनर के लिए आ चुकी हो। कल रात के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा जोन्ड आउट था, अपॉइंटमेंट याद ही नहीं रहा। आई स्वेयर मैंने जानबूझकर इग्नोर नहीं किया तुम्हें। जिस पर ल्यूना ठंडे लहजे में कहती है जो लोग वीक पोजीशन में होते हैं उन्हें हमेशा अनफेयरनेस झेलनी पड़ती है। फर्नन तुरंत बोलता है मैं कह रहा हूँ ना ऐसा नहीं था। ल्यूना ब्लंटली कहती है फाइन, मैं मान लेती हूँ कि ऐसा नहीं था। फर्नन फिर सॉफ्टली कहता है नहीं, मान लेना नहीं, मैं चाहता हूँ। ल्यूना उसकी बात बीच में काटते हुए बोल पड़ती है नेवर माइंड, तो मुझे बुलाया क्यों है? फर्नन रिप्लाई करता है तुम्हें शायद ऑलरेडी पता है। और मनी मन सोचता है चलो एक अच्छा इंप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद फर्नन अपनी विन ओवर ल्यूना बरसेफ ऑपरेशन फेज 1 को स्टार्ट करता है। सेकेंड ईयर से मैजिक और नाइट डिपार्टमेंट्स की जॉइंट क्लासेस शुरू होती है, लेकिन बीच में ही ल्यूना बोल पड़ती है नहीं। फर्नन थोड़ा अनॉयड होकर कहता है मैं अभी भी बोल ही रहा था, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या बोलने वाला था? ल्यूना डायरेक्ट बोलती है तुम मुझे अपना पार्टनर बनाना चाहते हो, राइट? तो मैं क्यों बनूं? तुम्हारा पार्टनर बन के मुझे क्या मिलेगा? और फिर चाय की एक सिप लेते हुए कॉन्फिडेंटली कहती है तुम्हारा पार्टनर बन के कोई फ़ायदा नहीं। मैं डिपार्टमेंट में रैंक 2 पर हूँ और तुम रैंक 10 पे। मेरे पास और भी बेटर ऑप्शंस हैं। ये सुनकर फर्नन कामली कहता है अगर तुम नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए मेरी पार्टनर बन जाती हो तो मैं तुम्हारा इंटरेस्ट पेमेंट्स माफ़ कर दूंगा, लेकिन एक कंडीशन पे, तुम्हें मेरी स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट करनी होगी। फर्नन की बातें सुन ल्यूना पहले तो शॉक हो जाती है और फिर खुद को संभालते हुए पूछती है ऐसा क्यों कर रहे हो? फर्नन एक्सप्लेन करता है क्योंकि वो जॉइंट क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं, उनके 5 क्रेडिट्स मिलते हैं। ल्यूना सीधे पॉइंट पे आती है नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम मुझे सिर्फ पार्टनर नहीं बनाना चाहते बल्कि स्पॉन्सर भी करना चाहते हो, ऐसा क्यों? और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, मैं ऑलरेडी स्कॉलरशिप पे हूँ। फर्नन क्लैरिफाई करता है हाँ, लेकिन तुम अपनी स्कॉलरशिप का ज़्यादातर पैसा अपने घर भेजती हो। सबको पता है कि तुम डॉम में रहने के बावजूद कॉमनर से भी ज़्यादा फ्रूगल लाइफ जीती हो। और स्पॉन्सरशिप का मतलब ये नहीं कि कुछ स्पेशल मिलेगा। मैं तुम पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि तुम में जेन्युइनली टैलेंट है। ल्यूना हैरान होकर कहती है मैंने कभी नहीं सुना था कि कोई नोबल हाउस दूसरे नोबल हाउस को स्पॉन्सर करता हो। फर्नन मनी मन सोचता है ल्यूना बरसेफ बिल्कुल एंट की तरह है, ऑनर और इंटीग्रिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। बरसेफ चाहे जितना ऑनर के बारे में बोले, उसका लेवल कभी भी एक फॉर्मर रॉयल हाउस के बराबर नहीं हो सकता। और फिर एक स्माइल के साथ बोलता है हाँ, पैलेनबर्ग और बरसेफ दोनों नोबल फैमिलीज है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम इक्वल्स हैं, राइट? ये सुन के ल्यूना गुस्से में बोल पड़ती है तुम मुझे इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो क्या? फर्नन अपनी स्माइल बनाए रखते हुए कहता है अभी ये टाइम प्राइड को बीच में लाने का नहीं है। लेकिन मनी मन सोच रहा होता है आर्मियन के केस में मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ल्यूना पर तो डायरेक्ट होल्ड है। चाहे उसे बुरा लगे, आखिर में उसे मेरा ऑफर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और अगर उसे पैलेनबर्ग से ग्रज भी हो तो भी कोई टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने वाले को इजीली रिजेक्ट नहीं करता। और फिर कामली कहता है तुम्हारे टैलेंट के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा वो झूठ नहीं। और तब फर्नन अपनी विन ओवर ल्यूना बरसेफ ऑपरेशन फेज 2 को लॉन्च करता है। मैंने रिसेंटली तुम्हारा शॉर्ट डांस देखा। और फिर वो वही प्रोफेसिस वाली लाइन रिपीट करता है जो पहले एंट ने ल्यूना के लिए कही थी। दोबारा रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर उसके बाद ड्रामा मोड ऑन करते हुए कहता है तुम्हारा सोर्ड
ज़्यादा प्रीसियस, ब्यूटीफुल, नोबल और जिंदा लगता है। इतनी फिल्मी तारीफें सुनकर लियोना कंफ्यूज्ड हो जाती है। हैं? तुम क्या बोल रहे हो? लेकिन फर्नन तो फुल ऑन ओवर एक्टिंग मोड में होता है। सीट से उठकर बोलता है, मैं अभी तक भूल नहीं पाया जब पहली बार तुम्हारा शॉर्ट डांस देखा था। और अब लियोना बर्सेफ की शॉर्ट्स प्ले के लिए एक प्रेज पोएम फर्नन पैलेनबर्ग की तरफ से। तुम्हारी शॉर्ट प्ले है ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, नोवेल और राइटियस, लाइट से भी तेज लेकिन बटरफ्लाई के पंख जितनी सॉफ्ट। तुम्हारा हर मूव हर रात मेरी नींद उड़ा देती है, मैं सो नहीं पाता। ये सब लियोना को ग्रॉस और क्रिंज लग रहा होता है। वो चीख कर कहती है, स्टॉप, प्लीज बस करो। लेकिन भाई का ड्रामा अभी भी खत्म नहीं हुआ। वह इमोशनल होकर बोलता है, नहीं, मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि मुझे अभी तक वो परफेक्ट लाइन नहीं मिली जो तुम्हारी शॉर्ट्स प्ले की खूबसूरती को डिस्क्राइब कर सके। और ये कहते वक्त वो लिटरली रो भी रहा होता है, जिससे उसकी एक्टिंग और ज़्यादा नेचुरल लगती है। लियोना थक कर इरिटेट होकर फाइनली बोलती है, फाइन, मैं तुम्हारी पार्टनर बन जाऊंगी, बस अब चुप हो जाओ। फन्नन की विन ओवर लियोना बर्सेफ मिशन एकम्प्लिश्ड। और फिर सीन शिफ्ट होता है लियोना के डॉम में, जहां उसकी नैनी कॉन्ट्रैक्ट पर रही होती है। 3 साल तक इंटरेस्ट माफ और स्पॉन्सरशिप, और एक और क्लॉज है कि स्पॉन्सरशिप प्राइवेट रहेगी और ग्रेजुएशन के बाद खत्म हो जाएगी। बदले में सिर्फ 3 साल तक उसकी जॉइंट क्लास पार्टनर बनना है। लियोना मुस्कुरा के कहती है, हाँ, डील इतनी अच्छी थी कि मना नहीं कर पाई। और उसने कहा कि उसे मेरे शॉर्ट डांस में पोटेंशियल दिखा। नैनी चिढ़ कर पूछती है, उसने क्या देखा? लियोना कैजुअली बोलती है, पोटेंशियल। उसने कहा मेरा शॉर्ट ज़्यादा प्रीसियस, ब्यूटीफुल, नोवेल और अलाइव है, और अभी तक उसे वो परफेक्ट वर्ड नहीं मिला जो इसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब कर सके। ये सुनकर नैनी लिटरली आग बबूला हो जाती है। वो क्रेजी मनी फ्रीक कुछ तो प्लान कर रहा है, लेकिन एक बात तो तय है, टैलेंट पे उसकी नज़र बड़ी एक्यूरेट है। पर लियोना कामली बोलती है, जुबान संभाल कर नैनी, आफ्टर ऑल वो पैलेनबर्ग का बारिश है। नैनी गुस्से में आग उगलते हुए बोलती है, एग्जैक्टली, और अब वही पैलेनबर्ग का फ्लर्टी प्रिंस बन गया है। मैं तो कह रही हूँ, उसके शार्प लुक्स, डीप आइज और वो सेडक्टिव स्मर्क, सब तुम्हें फंसाने के लिए था। लियोना मनी मन सोच रही होती है, नैनी, तुम्हारी एक्सप्रेशन तो कुछ और ही कह रही है, कहीं ये तुम्हारा टाइप तो नहीं? और फिर एक सॉफ्ट स्माइल के साथ बोलती है, मुझे नहीं लगता वो मुझे सेड्यूस कर रहा था, लेकिन हाँ, थोड़ा सस्पिशियस ज़रूर है। लेकिन 3 साल का इंटरेस्ट माफ होना मेरी फैमिली के लिए काफ़ी बड़ी हेल्प है, मुझे ये सब झेलना ही पड़ेगा। तभी नैनी चिंता में बोलती है, पर तुम तो क्लास में सेकेंड हो और फर्नन 10th पर। तभी उनके दरवाजे पर नॉक होती है। नैनी दरवाज़ा खोलती है तो सामने फर्नन का बटलर हाइड खड़ा होता है। नैनी पूछती है, क्या बात है? बटलर हाइड कहता है, लॉर्ड फर्नन पैलेनबर्ग चाहते हैं कि लेडी लियोना उनसे मिले। वो ट्रेनिंग ग्राउंड में वेट कर रहे हैं और कहा है कि जितनी जल्दी हो सके आ जाएं। नैनी थोड़ा सा डिसगस्टेड फेस बना के कहती है, बस क्योंकि उसने बोल दिया सब कुछ छोड़ के दौड़ते हुए चले जाएं, है ना? पीछे से लियोना क्यूरियस होकर कहती है, ट्रेनिंग ग्राउंड? बटलर हाइड पोलाइटली कहता है, मैं यंग लेडी से डायरेक्टली पूछ लेता हूँ। नैनी इरिटेट हो जाती है। दूसरी तरफ लियोना मनी मन सोचती है, ट्रेनिंग ग्राउंड पे क्या करने बुलाया है, क्या प्लान कर रहा है वो? और तभी सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग ग्राउंड पर। फर्नन अपनी मैजिकल स्टाफ हाथ में लिए लेडी लियोना का वेट कर रहा होता है और मनी मन सोच रहा होता है, लियोना बर्सेफ हमेशा क्लास में सेकेंड आई है। सेकेंड ईयर नाइट डिपार्टमेंट का टॉप स्टूडेंट है एलमंड डोनट्स, जिसे वो कभी हरा नहीं पाई। लेकिन लोग कहते हैं उसमें रॉयल नाइट बनने की क्वालिटीज़ हैं। ऐसे नाइट्स पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ 10 होते हैं। देखते हैं क्या वो सच में इतनी कैपेबल है। तभी उसकी नज़र लियोना पे पड़ती है। लियोना आते ही कहती है, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, इसका क्या मतलब है? फर्नन एक कंपोज्ड स्माइल के साथ कहता है, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरा पार्टनर बनने से कुछ मिलेगा ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कम नहीं हूँ। जिस पर लियोना थोड़ा स्टर्न होकर कहती है, तुम ये सब मुझे यहाँ हरा के प्रूव करना चाहते हो? हाँ, तुम 10th रैंक पर हो, लेकिन रैविडस हॉल में एंट्री मिल गई है, इसका मतलब तुम टैलेंटेड हो। लेकिन सेकंड और 10th रैंक में फ़र्क होता है। फर्नन कैजुअली कहता है, तो चलो देखते हैं कितना फ़र्क है। लियोना अपनी सोर्ड निकालते हुए कहती है, श्योर, अगर इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या प्रूफ करते हो। पहला वार तुम करो। फर्नन अपनी अर्थ मैजिक एक्टिवेट करते हुए कॉन्फिडेंटली कहता है, मैं खुशी से यह स्वीकार करता हूँ। वो लेडी लियोना के ऊपर मल्टीपल मैजिक पोर्टल्स ओपन कर देता है, जिसमें से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। वो चैंट करके उन पत्थरों को कंट्रोल कर लियोना पर प्रिसाइज और फास्ट अटैक करता है।
लेकिन लियोना भी तैयार होती है। वो अपनी स्वॉर्ड से उन पत्थरों को तोड़ती है और सीधे फर्नन पर अटैक करने दौड़ती है। फर्नन अपने स्पेल से बार बार नए रॉक्स लियोना की तरफ भेजता है, लेकिन लियोना सबको तोड़ते हुए स्टेडली आगे बढ़ती जा रही होती है। और फाइनली जब वो फर्नन के पास पहुंचती है, वो उस पर एक स्लैश अटैक करती है, लेकिन सडनली शॉक हो जाती है क्योंकि फर्नन वहां से टेलीपोर्ट हो चुका होता है और अब वो लियोना के पीछे खड़ा होता है। और फिर फर्नन चैंट करते हुए ग्राउंड के फ्लोर को डिस्ट्रॉय करता है और उसे लेविटेट कर लियोना पे अटैक करने के लिए रेडी करता है। ये सब देख लियोना शॉक हो जाती है और मन ही मन कहती है, उसने ट्रेनिंग ग्राउंड के फ्लोर को तोड़ दिया। वो तो मैजिकली रीइंफोर्स्ड होता है, नॉर्मली स्ट्रॉन्ग ब्लोज भी उस पर असर नहीं करते। फर्नन पैलेनबर्ग, क्या वो अब तक अपनी रियल स्ट्रेंथ तो छुपा रहा था? और इसी इंटेंस मोमेंट पर चैप्टर 3 का एंड होता है। तो चैप्टर 4 की शुरुआत उसी ट्रेनिंग बैटल से होती है, जहां लियोना फर्नन की पावर देखकर मनी मन कहती है, नो वे, इतनी हाई लेवल स्पेल्स एक के बाद एक, इसके पास कितना माना है? ये तो बिल्कुल भी 10th रैंक वाली एबिलिटीज नहीं लग रही। मैंने अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट कर दिया और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द हार जाऊंगी। फिर वो अपने आप को उन रॉक से बचाने के लिए माना से कवर कर लेती है। ये देखकर फर्नन पहले शॉक होता है और फिर हल्का सा मुस्कुराता है। उसकी स्पेल पावर से वॉल्स और रूफ तक टूट कर गिरने लगती है और फर्नन उन्हें कंट्रोल करके लियोना पे बार बार अटैक करता है। लेकिन लियोना उन रॉक्स को तोड़ते हुए एक बार फिर फर्नन के पास पहुंच जाती है उस पर अटैक करने के लिए। लेकिन इस बार फर्नन बैटल कंटिन्यू करने के बजाय अचानक गिव अप कर देता है, जो देख लियोना गुस्से में कहती है, क्या तुम मुझे मॉक कर रहे हो? फर्नन कामली कहता है, मॉकिंग? और वो भी तुमसे? नहीं, मैं बस अपना पूरा माना यूज कर चुका हूँ और एक मेज जिसके पास माना ही ना हो वो नाइट को कैसे हरा सकता है? ये सुनकर लियोना सोचती है, ऐसा नहीं लग रहा कि वो एक्टिंग कर रहा है। उसकी कंडीशन देख के तो क्लियरली लग रही है कि उसका माना खत्म हो चुका है और इस वक्त वो मुझे हरा नहीं सकता। टेक्निकली मैं जीत गई हूँ। उसके हर अटैक को रोकती रही जब तक उसका माना पूरा ड्रेन नहीं हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों ये जीत जीत जैसी फील नहीं हो रही। और फिर फर्नन अपने कपड़ों से कुछ निकालते हुए कहता है, ओह, वैसे मुझे तुम्हें कुछ देना भी था। वो एक छोटा सा गिफ्ट निकाल के देता है और कहता है, ये लो, मुझे हराने के लिए। मैंने सुना है तुम्हें चॉकलेट पसंद है। ये विस्की चॉकलेट है, मेरी फैमिली बनाती है, काफ़ी टेस्टी होती है। ये देखकर लियोना के मुंह से लार टपकने लगती है। फिर फर्नन बोलता है, अगर ये पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हें फ्रेडिन की स्पेशलिटी वर्ल्ड ट्री चॉकलेट बार दे सकता हूँ, और अगर वो भी नहीं चाहिए तो फ्रेसिया किंगडम का रीजनल प्रोडक्ट क्रैकन इंक चॉकलेट भी है। बस बोलना, मेरे पास वो सब है। तभी लियोना को रियलाइजेशन होता है और वो थोड़ा शॉक्ड होके कहती है, वेट अ डैम सेकेंड, क्या तुमने मेरा बैकग्राउंड चेक किया? फर्नन कैजुअली कहता है, पहले अपना लार तो पोंछ लो। और नहीं, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने तो बस रैंकिंग्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का पर्सनल डेटा पढ़ा था। लियोना थोड़ा इरिटेट होकर बोलती है, एग्जैक्टली, वही तो बैकग्राउंड चेक होता है। और चॉकलेट क्यों दे रहे हो मुझे? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जीत गई? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, ठीक है? फर्नन कैजुअली कहता है, ओके, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा, लेकिन अगर नहीं लेना चाहती तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन लियोना तुरंत वो चॉकलेट बॉक्स ले लेती है और कहती है, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं नहीं लूंगी। जिस पर फर्नन मुस्कुराते हुए कहता है, तो चलो, अब से अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लेडी लियोना अचानक कहती है, रुको। फर्नन पलट के पूछता है, क्या हुआ? लियोना उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारे पास इतनी माना थे कि ब्रूट फोर्स स्पेल्स बिना रुके कर रहे थे, तुम्हारी लिमिट का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, तो फिर तुम सिर्फ 10th रैंक पे ही क्यों हो? फर्नन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, सिंपल सी बात है, एक मर्चेंट कभी खुद को फ्रंट लाइन पे नहीं उतारता। और तभी शिन शिफ्ट होता है फर्नन के ऑफिस में। वहाँ हम देखते हैं कि फर्नन की मैजिकल स्टाफ की हालत खराब होती है। उसके सैटर्ड माना क्रिस्टल्स टेबल पर बिखरे होते हैं। बटलर हाइड फर्नन से पूछता है, क्या हुआ? ऐसा क्या कर दिया आपने जो माना स्टोरेज और माना एम्पलीफायर दोनों ही डिस्ट्रॉय हो गए? फर्नन अपनी कोट से कुछ निकालते हुए कैजुअली कहता है, लियोना से फाइट कर रहा था, वो काफ़ी स्ट्रांग निकली। और यहाँ हमें पता चलता है कि फर्नन की कोट एक मैजिकल स्टोरेज आर्टिफैक्ट होती है जो चीज़ों को स्टोर कर सकती है। इसी वजह से इतनी डेंजरस फाइट के बावजूद भी वो चॉकलेट बॉक्स सुरक्षित था। और फिर फर्नन एक ब्लैक मैजिकल ऑर्ब को टेबल पर रखते हुए कहता है, सोचा था इजी होगा इसलिए साथ ले आया था, पर दोनों चीज़ें टूट गई, और ऊपर से जब मेरी माना खत्म हो गई तब भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हाइड थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड साई लेते हुए कहता है,
इतनी प्रीसियस आइटम्स के साथ आपने ल्यूना बरसेफ से ड्यूल क्यों किया? और फिर बटलर वो टूटे हुए क्रिस्टल्स के टुकड़े को उठाते हुए कहता है, क्या वो इतनी वैल्यूबल है? जिस पर फर्नन अपनी आंखें बंद कर रिलैक्स करते हुए कहता है, ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। हाइड कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, फ्यूचर के लिए? फर्नन कहता है, हाँ, कुछ उसी टाइप का। और फिर बटलर हाइड कहता है, क्या लाइटनिंग का साइड इफेक्ट फिर से शुरू हो गया? लेकिन फर्नन कुछ नहीं कहता, बस मन ही मन सोचता है, ब्यूटीफुल। एंट आर्मियन गलत नहीं था। ल्यूना बरसेफ की स्पोर्ट्समैनशिप लाइटनिंग जैसी तेज थी और हर मूव में एक नोबल एलिगेंस थी। अब समझ आया कि फादर बरसेफ की सीक्रेट सोर्ड टेक्निक के लिए इतने डेस्परेट क्यों थे। और सबसे ऊपर ल्यूना वाकई में टैलेंटेड है। तभी बटलर कहता है, मैं आपके काफ़ी डिसीजन को समझ लेता हूँ यंग मास्टर, लेकिन इस बार सच में कुछ समझ नहीं आया। लेकिन फर्नन उसकी बात इग्नोर करता है, अपने ही थॉट्स में खोया हुआ होता है। वो मन ही मन सोच रहा होता है, तो फिर ल्यूना कभी टॉप स्टूडेंट क्यों नहीं बन पाई? क्या उसका गियर कमजोर था? बटलर इरिटेट होकर जोर से कहता है, यंग मास्टर। इससे फर्नन अपने थॉट से बाहर आता है। और फिर बटलर पूछता है, आप ड्यूक को क्या बताएंगे? बरसेफ की सीक्रेट सोर्ड टेक्निक तो उनकी पुरानी ऑब्सेशन रही है। जिस पर फर्नन कैजुअली कहता है, वो जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो कुछ खास नहीं सोचा था, पर अब थोड़ा टेंशन हो रहा है। क्या लगता है फादर मुझे एक्सकम्युनिकेट कर देंगे? बटलर कहता है, एक्सकम्युनिकेट? नहीं, वो तो शायद सीधे मार ही देंगे आपको। ये सुनकर फर्नन घबरा जाता है और मन ही मन कहता है, मुझे नहीं लगा था कि सिर्फ उनकी मेहनत पे पानी फेरने से वो मुझे लिटरली मार देंगे। कट टू सीन। दोनों बरसेफ इंसिडेंट के बारे में एक लेटर लिखने का फैसला करते हैं और उनके रिप्लाई का वेट करने लगते हैं। फर्नन सोचता है, मैं इमेजिन कर सकता हूँ फादर को गुस्से से बेहोश होते हुए या चिंता में डूबे हुए, पर मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखने की पूरी कोशिश की। कुछ दिनों बाद फाइनली एक रिप्लाई आता है। फर्नन लेटर पकड़ के थोड़ा एंग्सियस फील करता है और बटलर से कहता है, रिप्लाई तो एक्सपेक्टेड टाइम से जल्दी आ गया। वहीं बटलर रोते हुए कहता है, फाइनली आ गया। जो देख फर्नन पूछता है, क्या फादर ने तुमसे अलग से कुछ कहा है क्या? बटलर कहता है, नहीं। फर्नन पूछता है, तो फिर इतना ओवर ड्रामेटिक एक्सप्रेशन क्यों? बटलर, क्योंकि मुझे लगता है आज मेरा आखिरी दिन हो सकता है आपकी सर्विस में। यह सुनकर फर्नन अनॉयड होके कहता है, जीज ऐसा मत बोलो। फिर वो सोचता है, ये मेरा एक्सकम्युनिकेशन का रीज़न नहीं हो सकता। मैं तो एंट आर्मियन की वजह से एक्सकम्युनिकेट होऊंगा, क्योंकि प्रोफेसी के हिसाब से मैं एक डीमन से हाथ मिलाऊंगा। वहीं बटलर अपनी नौटंकी में लगा होता है। वो रोते हुए कहता है, मेरे पुराने दोस्त, गुड बाय। लेकिन फर्नन उसकी ओवर एक्टिंग इग्नोर करते हुए सोचता है, वैसे भी इस इंसिडेंट का डीमन से कोई लेना देना भी नहीं है, तो सब कुछ ठीक ही होगा। लेकिन तभी वो लेटर ओपन करता है। उसमें लिखा होता है, तुम पर एक डीमन का कब्जा हो चुका है, इवॉन पैलेनबर्ग। ये पढ़कर फर्नन एक इरिटेट स्माइल के साथ कहता है, हाइड, मुझे तुरंत फादर के पास जाना पड़ेगा। बटलर शॉक में रोते हुए कहता है, पर क्यों? क्या लिखा है उन्होंने? लेकिन वहीं फर्नन गुस्से में मनी मन सोच रहा होता है, डीमन? मैं डीमन से लिंक्ड हो गया हूँ? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। और तभी सीन शिफ्ट होता है हाउस पैलेनबर्ग पर। हाउस पैलेनबर्ग का हेड बटलर फर्नन का वेलकम करते हुए कहता है, फॉलो मी, हिज एक्सीलेंसी आपका इंतजार कर रहे हैं। फर्नन बटलर के पीछे चलते हुए सोचता है, मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने कोई प्रोफेसी वाली किताब हासिल की है, और ऐसी कोई किताब शायद एग्जिस्ट ही ना करती हो। और जो कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है उसे मैं प्रूव भी नहीं कर सकता। और अगर मैंने सब कुछ सच भी बता दिया तो उन्हें लगेगा कि एक मर्चेंट का बेटा पागल हो गया है। शायद वो समझेंगे कि मैं उनके खानदान के खिलाफ कोई चाल चल रहा हूँ। मुझे कुछ तो देना होगा, कुछ ऐसा जो बरसेफ वाले डैमेज का सब्स्टिट्यूट हो सके। और फिर दोनों हाउस पैलेनबर्ग के हेड यानी ड्यूक इवॉन पैलेनबर्ग के ऑफिस में पहुंचते हैं। ड्यूक इवॉन कहते हैं, तुम तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नॉर्मल लग रहे हो। मुझे लगा था तुमने कोई खास दवा ले ली है और पागल हो गए हो। और अगर ऐसा नहीं है तो शायद वो डीमन जिसे पहले एम्परर ने मारा था वापस आ गया और तुम पे कब्जा कर लिया है। तो अगर ये सब नहीं है तो मुझे एक्सप्लेन करो, तुमने ये सब क्यों किया? फर्नन कामली कहता है, मैंने बरसेफ में एक बेहतर इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है। ड्यूक पूछते हैं, उनके सीक्रेट सोर्ट्समैनशिप से भी बेहतर कोई इन्वेस्टमेंट? फर्नन कहता है, मैं उसके बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं बता सकता। ड्यूक थोड़ा सख्त होकर कहते हैं, फर्नन, सिर्फ इसलिए कि मैं नरमी से बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये मत समझना कि ये कोई रिक्वेस्ट है। इस वक्त तुम एक क्रिमिनल हो, एक अपराधी जो अपने ही घर का नुकसान करने जा रहा है। फर्नन स्टिल कंपोज्ड जवाब देता है, मुझे पता है,
लेकिन इस बात से मेरी डिसीजन नहीं बदलेगी, और अगर आप मुझे बरसेप केस हैंडल करने दें तो मैं उस सीक्रेट सोर्समैनशिप से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दिखा सकता हूँ। ड्यूक थोड़ा इंटरेस्ट लेते हुए पूछते हैं, सच में? तो फिर एक बार और पूछता हूँ, ये कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? फर्नन रिपीट करता है, मैं अभी भी उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। ड्यूक थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलते हैं, ये कितना एब्सर्ड है। मैंने तुम्हें इतना ज़िद्दी तो नहीं बनाया। तुम्हें पता है ना, ये कोई टेंट्रम लेने का वक्त नहीं है। इस पर फर्नन मन ही मन सोचता है, लगता है प्रोफेसी वाला ट्रम्प कार्ड अब यूज़ करना ही पड़ेगा। मैं इस कार्ड को ऐसे कैजुअली यूज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं बचा है मेरे पास। और फिर फर्नन कहता है, मैं टेंट्रम नहीं दिखा रहा, और अगर आप मुझे बरसेप केस दे दें तो मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो सिर्फ मेरे पास है। ड्यूक थोड़ा क्यूरियस होकर कहते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ तुम्हारे पास है? फर्नन कहता है, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपनी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन एजेंसी चलाता हूँ। ड्यूक सार्केस्टिकली कहते हैं, मुझे नहीं लगता तुम्हारी एजेंसी हमारे खानदान से बेहतर है, पर चलो सुन लेते हैं, तो क्या है ये खास जानकारी? फर्नन रिवील करता है, अलाउज माउंटेन के वेस्ट साइड पे विस्काउंट डोनट्स की टेरिटरी में एक माना क्रिस्टल माइन है जिसका अब तक किसी को पता नहीं चला। ड्यूक शॉक्ड होकर कहते हैं, माना क्रिस्टल माइन? तुम्हें ये कैसे पता चला? अपनी उसी किड्स क्लब जैसी एजेंसी से? फर्नन मुस्कुराते हुए कामली कहता है, बच्चे मिट्टी खोदते हुए कभी कभी छुपी हुई कॉइन्स भी निकाल लेते हैं। अलाउस माउंटेन एक गोल्ड माइन है जो बरसेप का पूरा नुकसान चुका सकती है और उसके बाद भी काफ़ी कुछ बच सकती है। और इसी शॉकिंग मोमेंट पर चैप्टर 4 का अंत होता है। तो चैप्टर 5 की शुरुआत होती है उसी मीटिंग से जहां फर्नन अपने फादर ड्यूक इवॉन के सामने होता है और बरसेप केस के डैमेज के सब्स्टिट्यूट के रूप में वो अलाउज माउंटेन में छिपे एक अनडिस्कवर्ड माना क्रिस्टल माइन के बारे में बता रहा होता है। फर्नन मन ही मन सोचता है, माना क्रिस्टल से ऐसे ओर्स होते हैं जिनमें माना होता है और ये सबसे वैल्यूबल ओर्स में से एक माना जाता है, इसलिए इनका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अलाउस माउंटेन वाले माना क्रिस्टल माइन का सिर्फ छोटा सा मेंशन था प्रोफेसी में, कोई डिटेल्स नहीं थी। और क्योंकि अभी तक वो कंफर्म नहीं हुआ है, मुझे भी नहीं पता कि वो कितना बड़ा है, पर इतना तो ज़रूर है कि मैं थोड़ा वक्त खरीद सकूं। फिर फर्नन ड्यूक इवॉन से कहते हैं, डोनट्स विस्काउंट फैमिली की मर्चेंट शिप एक टाइफून के कारण डूब गई है। अब उनकी फिनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है। मुझे लगता है ये परफेक्ट चांस है इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने का और किसी तरह से उस माना माइन तक पहुंचने का। और फिर वो मन ही मन सोचता है, वैसे भी अगर उन्हें प्रोफेसी के बारे में पता चलने ही वाला है तो मैं बस जितना डिले कर सकता हूँ उतना कर लूँ। तभी ड्यूक कहते हैं, अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है तो हम उस लॉस को वाकई कवर कर सकते हैं जो तुम्हारी वजह से हुआ। लेकिन पहले हमें इस बात की कंफर्मेशन चाहिए, हमें थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए तब तक तुम एकेडमी वापस जाके अपने स्टडीज़ पे ध्यान दो। हम तुम्हें दोबारा बुलाएंगे जब हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे। फर्नन कहता है, मैं समझ गया, और फिर वहाँ से जाते हुए मन ही मन कहता है, ये थोड़ा वक्त दे गया, पर इस प्रोसेस ने मेरी ज़िंदगी के कुछ साल छीन लिए। लेकिन जाते जाते ड्यूक उसे रुकते हैं। फर्नन एकदम घबरा जाता है पर खुद को संभालते हुए कहता है, यस फादर। लेकिन मन ही मन सोचता है, अब क्या हुआ? मैंने तो सोचा अभी के लिए छोड़ रहे थे। लेकिन ड्यूक आउट ऑफ द ब्लू कहते हैं, तुम वैसे भी यहाँ हो तो क्यों ना हम दोनों साथ में डिनर करें। यह सुनकर फर्नन बस ओके कह के रूम से निकल जाता है। फर्नन के जाते ही ड्यूक अपने बटलर से कहते हैं, मैं तुमसे थोड़ा निराश हूँ। ब्लैक टर्टल्स भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं ढूंढ पाई जो फर्नन ने ढूंढ ली। ब्लैक टर्टल्स हाउस पैलेनबर्ग की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन यूनिट है। बटलर पोलाइटली कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ योर एक्सीलेंसी, हम अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स करेंगे। ड्यूक कहते हैं, उन पे ज़्यादा हार्श मत होना। मुझे ज़्यादा क्यूरियोसिटी इस बात की है, फर्नन ने इसे ढूंढा कैसे? वैसे तुम्हारा फर्नन के बारे में क्या कहना है? बटलर प्राउड स्माइल के साथ कहता है, वो काफ़ी श्रीव्ड मर्चेंट बन गए हैं जो आपके साथ डील करने की कैपेबिलिटी रखता है। ड्यूक सोच विचार करते हुए कहते हैं, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसने उस माइन के बारे में कैसे पता लगा लिया। उसके इन्फॉर्मेशन एजेंसी के बारे में सब कुछ जांच करो, शायद वो ओर्स में स्पेशलाइज्ड हो। बटलर पूछता है, आप गोल्डन पिलर्स की बात कर रहे हैं? गोल्डन पिलर्स फर्नन की प्राइवेटली रन इन्फॉर्मेशन एजेंसी। ड्यूक कहते हैं, फर्नन अच्छी तरह समझता है कि ओर्स कितने प्रॉफिटेबल होते हैं, इसलिए उसने फायर एलिमेंट में टैलेंट होने के बाद भी अर्थ में इसका पाथ चुना। खैर, हमें अभी भी यह कंफर्म करना है कि उसका क्लेम सच भी है या नहीं।
बटलर एग्री करते हुए कहता है, अगर आप सही कह रहे हैं तो हो सकता है कि उसने गोल्डन पिलर्स को एक ऐसी एजेंसी बना दिया हो जो स्पेसिफिकली ओर्स और माइंस पे फोकस करती है। ये सुन के ड्यूक खुश होते हुए कहते हैं, उसका हमेशा से उन चीज़ों में इंटरेस्ट रहा है, मुझे उस पर गर्व है। ऑफ कोर्स वो इतना स्मार्ट होगा, आफ्टर ऑल वो मेरा बेटा जो है। और फिर ड्यूक कहते हैं, और उस ल्यूना बरसेप के बारे में भी पता लगाओ, न जाने किस तरह से उसने फर्नन को अपने प्यार में फंसा लिया। जिस पर बटलर थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता है, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि यंग मास्टर ल्यूना बरसेप की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं? तब ड्यूक कुछ डॉक्यूमेंट्स बटलर को देते हुए कहते हैं, फर्नन उस टाइप का इंसान है जो सिर्फ किसी सॉलिड वजह से इन्वेस्ट करता है, और अगर उसके पास कोई वजह होती है तो वो ज़रूर बताता। इसका मतलब हो सकता है कि कोई और ही वजह है जो उसे इन्वेस्ट करवा रही है, और अगर वो वजह पैसा नहीं है तो लव के अलावा और कौन सी वजह हो सकती है। ड्यूक कुछ पल के लिए ल्यूना और फर्नन को एक रोमांटिक कपल के रूप में इमेजिन करके मुस्कुराने लगते हैं। बटलर अब भी थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, और फिर ड्यूक कहते हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये उस टाइप का केस नहीं है। सोचता हूँ आखिर ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो इस मनी मैनियाक ने अपना पैसा इतनी आसानी से सेक्रीफाइस कर दिया। और तभी सीन शिफ्ट होता है उसी रेस्टोरेंट में। ल्यूना और फर्नन बैठे होते हैं। ल्यूना चॉकलेट आइसक्रीम एंजॉय कर रही होती है। फर्नन कैजुअली पूछता है, इलिया टोर्टा और कार्लो डैन्यूबे पेयर बन गए क्या? ल्यूना आइसक्रीम खाते हुए कहती है, हाँ, मैंने उसे कहा कि मैं यंग मास्टर के साथ पेयर बना रही हूँ तो उसने इलिया के साथ बना लिया। फर्नन कहता है, अगर मुझे सही याद है तो इलिया टोर्टा नाइट स्टडीज़ में 4th रैंक पे थी ना? लियोना कहती है, हाँ, पहले 5th पर थी लेकिन अब 4th पे आ गई है। और फिर फर्नन बोलता है, और तुमने सबके सामने कह दिया कि तुमने मेरे साथ पेयर बना लिया है। र्यूमर्स तो अब तक फैल चुके होंगे, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? लियोना कामली कहती है, वैसे भी लोगों को पता चलने ही वाला था। सब लोग बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे साथ पेयर बनी हूँ। मुझे इसका अंदाज़ा पहले से था और इसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी। वैसे भी वो लोग पूरी तरह से गलत भी तो नहीं है। फर्नन एक हल्के स्माइल के साथ बोलता है, तो तुम पैसों के लिए ही यहाँ हो, इसीलिए मुझे पैसा इतना पसंद है। पैसा सब कुछ खरीद सकता है। ये सुनकर लियोना मन ही मन कहती है, ये बंदा तो लिटरली सिर्फ पैसों से ही प्यार करता है, इसलिए तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे लड़कियां लड़कों के हर जेस्चर पर रेटिंग देती है, लियोना भी फर्नन को रेट करते हुए कहती है, लाइक 0, डिसलाइक 20,000। तभी फर्नन अपनी मैजिकल कोड से कुछ चीज़ें निकाल कर टेबल पर रख देता है और कहता है, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। लियोना थोड़ा चौंक जाती है और पूछती है, ये सब क्या है? फर्नन कामली कहता है, एक एलिक्सर और एक एक्सचेंज टिकट। एलिक्सर मैंड्रागोरा के रूट एक्सट्रैक्ट से बना है, और एक्सचेंज टिकट से तुम हमारे मर्चेंट्स आर्मरी से हाईएस्ट क्वालिटी के आर्मर ले सकती हो। लियोना थोड़ा अनईजी होके बोलती है, तुम मुझे ये सब क्यों दे रहे हो? मैं इसका रीपेमेंट नहीं कर सकती। फर्नन याद दिलाता है, क्या तुम भूल गई हो हमारा कॉन्ट्रैक्ट? मैं तुम्हारा स्पॉन्सर हूँ। लेकिन लियोना फिर भी हेजिटेंट होकर कहती है, पर मैंड्रागोरा का एक्सट्रैक्ट और गोल्डन टर्टल्स आर्मरी का हाईएस्ट क्वालिटी आर्मर दोनों बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। क्या तुम सच में इतना इन्वेस्ट करने को रेडी हो? फर्नन बिना कुछ कहे सिर्फ मुस्कुराता है। लियोना उसके रिएक्शन को देखकर कहती है, लगता है तुम्हें सच में ये देना नहीं था। फर्नन तुरंत कहता है, बिल्कुल भी नहीं। वही फर्नन मन ही मन सोचता है, वो बिल्कुल सही कह रही है, पर अगर मुझे फ्यूचर में कंगाल होने से बचना है और लियोना का ट्रस्ट जीतना है तो ये डील फायदे की है। और अगर ये लड़की इतनी पावरफुल बन गई कि डीमन से भी लड़ सके तो एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। तभी लियोना थोड़ा ओवरवेल्म्ड होके कहती है, मुझे लगता है ये सब मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। फर्नन झूठ बोलते हुए कैजुअली कहता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद स्पॉन्सर को मना करना अलाउड नहीं होता, और अगर मुझे सही से याद है तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का फाइन भी है। लियोना गुस्से में इंटरप्ट करते हुए कहती है, फाइन ले लेती हूँ। फर्नन चेयर से उठ कैजुअली बोलता है, ठीक है, तो फिर क्लास में मिलते हैं, मुझे एक काम है तो मैं पहले निकलता हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहीं लियोना सोच रही होती है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, चाहे स्पॉन्सर ही क्यों ना हो। मुझे लगा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का कोई फाइन नहीं था, या था? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि नहीं था। तो फिर उसने झूठ क्यों बोला, इतना सब कुछ देने के लिए? क्या सच में ये मुझे खरीदना चाहता है ताकि हमारा सीक्रेट सोर्समैनशिप चुरा सके? पर चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, एंड में उसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है एकेडमी में।
फर्नन एक कॉरिडोर में खड़ा होता है, नीचे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को देखते हुए अपने आप से कहता है, एंट आर्मियन इसी क्लास में होना चाहिए। हाँ, वो रहा। और फिर मनी मन सोचता है, फर्स्ट ईयर नाइट स्टडीज़ का पहला लेक्चर, वॉर एंड प्रैक्टिकल ड्यूलिंग टेक्निक्स। ये क्लास इसलिए फेमस है क्योंकि पहले ही दिन स्टूडेंट्स को ड्यूएल करवा कर उनका स्किल टेस्ट किया जाता है। प्रोफेसर के मुताबिक एंट आर्मियन जब गार्डनर अल्फन पार्सन का ईगो सोड पाता है तो इसी लेक्चर में अपना टैलेंट दिखाता है और वहीं से उसकी एक हीरो बनने की जर्नी स्टार्ट होती है। एक ऐसा हीरो जो एक दिन दुनिया को बचाएगा। और तभी वहाँ एक पर्सन आते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं फर्नन पैलेनबर्ग से ऐसी जगह मिल रहा हूँ। ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि रूलिंग एम्पायर का करेंट प्रिंस होता है। फर्नन मुस्कुराते हुए कहता है, कैसे हैं आप योर हाइनेस? प्रिंस एक ब्राइट स्माइल के साथ कहता है, योर हाइनेस? मुझे लगा हमने फॉर्मेलिटीज छोड़ दी थी, बस कैजुअली बिहेव करो। फर्नन कहता है, बस थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाना चाहता था क्योंकि सेकेंड ईयर बनने के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं। और फिर प्रिंस थोड़ा क्यूरियस होकर पूछता है, तो यहाँ कैसे आना हुआ? क्या किसी नए स्टूडेंट्स ने तुम्हारा इंटरेस्ट जीता? फर्नन हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो हमेशा टॉप रैंकर्स पे नज़र रखता हूँ। और आप? क्या आप एंट आर्मियन को देखने आए हैं? प्रिंस भी मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, आखिर वो ओल्ड इम्पीरियल फैमिली से है। पिछले 100 सालों में उनकी फैमिली से कोई भी एकेडमी में नहीं आया। नेचुरली मुझे इंटरेस्ट तो होगा ही, है ना? ये सुन फर्नन उसकी तरफ देखते हुए मनी मन सोचता है, रूडगर स्क्वावेन। स्क्वावेन इम्पीरियल फैमिली का सेकेंड प्रिंस जो अभी एम्पायर पे राज कर रही है। पिछली 3 जनरेशन से यही लोग एम्पायर को रूल कर रहे हैं। इनकी ब्लड लाइन आर्मियन फैमिली से जुड़ी हुई है। पहले और अब के इम्पीरियल फैमिली के बीच का रिश्ता काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। रूडगर अथॉरिटी पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है क्योंकि वो चाहता है कि स्क्वावेन इम्पीरियल का राज जारी रहे। इस वजह से एंट आर्मियन का एग्जिस्टेंस, जिसके पास लेजिटिमेट रॉयल ब्लड है, उसके लिए एक थ्रेट बन गया है। तभी रूडगर कैजुअली कहता है, मुझे लगता है वो भी एंट आर्मियन के लिए ही आया है। फर्नन पूछता है, कौन? रूडगर कहता है, वेरियन कैल ब्रूडर्न नाइट स्टडीज़ में सेकेंड रैंक के साथ इनरोल हुआ है। वेरियन क्राउन प्रिंस की पोजीशन लेना चाहता है, स्पेशली अब जब आर्मियन फैमिली ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। शायद इसलिए वो एंट को तब से घूर रहा है। फर्नन मनी मन सोचता है, वेरियन कैल ब्रूडर्न, तो ये है वो। इंटरेस्टिंग। क्या यहीं पे रूडगर और वेरियन की मुलाकात होती है? हर हीरो की स्टोरी में एक विलन होता है जिसे हरा के हीरो स्ट्रांग बनता है, और एंट आर्मियन की कहानी में वो विलेन वेरियन कैल ब्रूडर्न है। और तब नैरेटर के थ्रू हमें पता चलता है, प्रोफेसर के मुताबिक फ्यूचर में करेंट प्रिंस रूडगर के कहने पर वेरियन एंट आर्मियन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। इसी प्रोसेस में वो उसकी स्टोरी का विलेन बन जाता है। तभी नाइट प्रोफेसर अनाउंस करते हैं, नेक्स्ट एंटो वर्सेस एंट आर्मियन। वही दूसरी तरफ फर्नन सोच रहा होता है, रूडगर स्क्वावेन और उसका पॉन वेरियन कैल ब्रूडर्न दोनों विटनेस बन रहे उस मोमेंट के जहाँ से एंट की हीरो जर्नी स्टार्ट होती है। शायद ये भी डेस्टिनी का हिस्सा है। कितना इंटरेस्टिंग है। अब वक्त आ गया है प्रोफेसर को कंफर्म करने का। और तभी प्रोफेसर कहते हैं, मैच शुरू करो। प्रोफेसर के मुताबिक विनर एंट आर्मियन होता है। ऑडियंस शेयर करती है, एंट जीत गया। एंट ने एंटो को हरा दिया। और यहीं से एंट आर्मियन का नाम स्टूडेंट्स और प्रोफेसर के बीच वायरल होने लगता है। और फिर फर्नन एक डेंजरस स्माइल के साथ मनी मन कहता है, क्या यह प्रोफेसी प्रूव करेगी कि एंट में इन्वेस्ट करना मेरा सही डिसीजन था? और इसी ड्रामेटिक मोमेंट के साथ चैप्टर 5 का अंत होता है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या फर्नन अपनी असली पावर से रिवील करेगा? क्या वो अपने बेकार प्रोफेसी को बदल पाएगा? और क्या अपकमिंग बैटल्स में वो प्रोफेसी का यूज़ करेगा या छुपाएगा? आपको क्या लगता है? और कैसी लगी आपको ये सीरीज़ अब तक? कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर बताना। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट चैप्टर का ब्रेकडाउन आप मिस ना करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।